जो हमारा पॉइंट चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमारा मृदा के अवयवों के बारे में फर्स्ट पॉइंट था वो चल रहा था खनिज पदार्थ। क्लियर? खनिज पदार्थ में हमने पढ़ लिया था जो खनिज पदार्थ है ना ये मृदा में अकार्बनिक अवयव के रूप में पाया जाता है। क्लियर? एंड जो खनिज पदार्थ है ना ये चट्टानों के अक्षय से बनते हैं। चट्टानों के अक्षय से बनते हैं। क्लियर? तो चट्टानों के अक्षय से जिनका निर्माण हो वो खनिज पदार्थ होते हैं। एंड ये जो मृदा में पाए जाते हैं अकार्बनिक अवयव के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है? एंड जो चट्टान का अक्षय हो रहा है ना इनका आंशिक रूप से अक्षय होगा तो इनसे बनेंगे सिलिका एंड एल्यूमिनोसिलिकेट्स। इनका हिंदी में भी नाम सिलिका रहेगा। एंड जो एल्यूमिनोसिलिकेट्स है ये भी हिंदी में एल्यूमिनोसिलिकेट्स ही रहेंगे। क्लियर? अगर इनका पूर्ण रूप से अक्षय होता है, पूर्ण रूप से अक्षय होता है तो इसमें पाए जाते हैं अभ्रक, क्वार्टल के साथ भी प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? एंड जो इसका आगे है वो कंटिन्यू करते हैं। जो इनके अभ्रक, क्वार्टल एंड सिलिका एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं इनके कणों का आकार डिफरेंट होता है। जो खनिज पदार्थ में पाए जाते हैं ना उनमें अभ्रक, क्वार्टल, सिलिका एंड एल्यूमिनोसिलिकेट्स उनके कणों का यानी साइज होता है ना वो डिफरेंट होता है। क्लियर? एंड जो ये 45% पाया जा रहा है सॉइल में, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें और पाई जाती है? इसमें 90% पाई जाती है, 90% उपस्थित होती है। वो है आयरन एंड ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, क्लियर? एंड जो शेष पार्ट बच रहा है 90% का हमने कवर कर लिया इसको। एंड जो इसका 10% शेष भाग बच रहा है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम, सोडियम। जो 10% भाग बच रहा है ना उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम ये तो पाई जाती है अधिक मात्रा में। क्लियर? एंड जो नाइट्रोजन, सल्फर, जिंक, मैग्नीज ये पाए जाते हैं ना, ये पाए जाते हैं कम मात्रा में। क्लियर? जो मैंने ये चीज बताई है इनके अलावा इसमें और भी चीज पाई जाती है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत कम। क्लियर? एंड जो इसका सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, उसका ठोस अवस्था का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस होता है खनिज पदार्थ। क्लियर? एंड जो सेकंड पॉइंट है इसका वो है जीवाश्म पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है इसका जीवाश्म पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। जो पाया जाता है 5%। क्लियर? एंड जो सॉइल्स में जीवाश्म पदार्थ पाया
समझो जिन मृदाओं में जंतुओं और पौधों के जीवाश्म की मात्रा जीवाश्म की मात्रा 20% से कम होती है, उन्हें खनिज मृदाएं कहते हैं। समझो, यानी जहां पर सॉइल है ना, अगर वहां पे पेड़ पौधों या जंतुओं के जीवाश्म, यानी कि जंतु पहले वहां से चले गए, यानी उनके जो जीवाश्म पदार्थ पाए जा रहे हैं ना, उनकी मात्रा 20% से कम है, तो उन सॉइल को बोलेंगे हम खनिज मृदाएं। क्लियर? एंड जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें मृदा जल। जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो है मृदा जल, यानी सॉलिड वाला जो ठोस अवस्था में दो पदार्थ पाए जाते हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। पहला था खनिज पदार्थ, क्लियर था। एंड जो सेकंड है वो था, अभी डिस्कस किया था हमने, जीवाश्म पदार्थ, क्लियर। जो अभी चल रहे हैं ये हैं रंध्रा विकास, यानी कि 50% रंध्रा विकास पाया जा रहा था ना कोर्स में, क्लियर, कोर्स में पाया जा रहा था, वो है मृदा जल फर्स्ट पे, ये पाया जाता है 25%। ये पता है हमारे को कि सॉइल्स में छिद्र उपस्थित रहते हैं जिसमें मृदा जल और मृदा वायु पाई जाती है, क्लियर। जो अभी आगे और डिस्कस करते हैं, सुनो। पौधों की वृद्धि के लिए जल मृदा में उपस्थित रहता है, क्लियर है। एवं जो मृदा जल उपस्थित रहता है उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं, क्लियर है। मृदा विलयन में घुले अनेक लवण पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो मृदा जल में घुले हुए खनिज लवण हैं वो पौधे की ग्रोथ यानी डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, जो उनको वाटर उपलब्ध कराता है, क्लियर। एंड जो आगे है वो है इनका सांद्रण वर्षा बाष्पीकरण एवं पौधों की दैहिक क्रियाओं से घटता बढ़ता रहता है। समझो कैसे, अगर पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, क्लियर। जो रंध्रा विकास, जो पौधे में रंध्र पाए जाते हैं ना, पौधे में रंध्र पाए जाते हैं, पौधे की पत्तियों के अंतर्गत छोटे छोटे स्टोमेटल होते हैं, उनको स्टोमेटा को रंध्र बोलते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा होते हैं ना, उनसे वाटर की बूंदें, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी भाप बन के परिस्थिति में, यानी पारिस्थितिकी में जो वातावरण रहता है उसमें उड़ने लगता है, यानी बाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों से पानी की हानि बाष्पोत्सर्जन है, क्लियर। जिसके जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ेगा जब होगा बाष्पोत्सर्जन, क्लियर। मृदा में जल रंध्रावकाशों के विभिन्न बलों की सहायता से रुका रहता है, मैंने बताया था अभी, क्लियर। जब जल बाष्पीकरण एवं पौधों द्वारा बाष्पोत्सर्जन से उड़ा दिया जाता है, यानी जैसे पौधों में जो पानी की मात्रा है, पानी की क्वांटिटी है, वो ज़्यादा मात्रा में अवशोषित हो जाती है, तो वो पौधे रहते हैं ना, पौधे उसको बाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा देते हैं, क्लियर। जो रंध्रा विकास में
में जल के स्थान पर वायु प्रवेश कर जाती है। क्लियर है? यानी जिन पोर्स में से जो वाटर है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा दिया गया है। क्लियर? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ा दिया गया है, वहां पे जो पोर्स खाली होंगे, जो छिद्र वहां से खाली हो जाएंगे, उनमें एयर जो वायु है ना वो भर जाएगी। क्लियर है? वायु प्रवेश करेगी। इस कारण मृदा में जल और वायु की मात्रा परस्पर परिवर्तन होता रहता है। क्लियर? समझो, जैसे यहाँ पे वाटर की मात्रा ज्यादा है, वाटर की मात्रा ज्यादा है तो एयर कम होगी, वायु की मात्रा कम होगी। अगर वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल ज्यादा मात्रा में है उसको पौधे द्वारा उड़ा दिया जाता है। क्लियर? यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पौधे उसको उड़ाएंगे उसमें कुछ छिद्र पाए जा रहे हैं, वो छिद्र खाली होंगे तो उनके वहां पे एयर है, वो एयर प्रवेश कर जाएगी। एयर प्रवेश कर रही है। क्लियर? एयर प्रवेश कर रही है तो वहां से जो एयर की मात्रा इंक्रीज होगी, एयर की मात्रा बढ़ रही है तो वाटर की मात्रा बढ़ेगी। क्लियर? एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मृदा वायु। मृदा वायु